अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आज मैंने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप की है, वो है हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो मेन चीज़ है वो है डाटा स्टोरेज और डाटा रिट्रीवल। तो डाटा स्टोरेज और डाटा रिट्रीवल के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो को एक डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट किया है। जो डाटाबेस सर्वर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है ओरेकल। विजुअल स्टूडियो में मैंने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट किए हैं और हर फॉर्म के अगेंस्ट ओरेकल में मैंने टेबल्स क्रिएट किए हैं ताकि वहाँ से डाटा रिट्रीव कर सकूँ और वहाँ उस फॉर्म के थ्रू डाटा स्टोर करवा सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ओरेकल में जो टेबल्स क्रिएट किए हैं वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ आप देख रहे हैं, मेरा यूज़र नेम जो है BSIT है, इसमें मैंने पासवर्ड दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने SQL क्यूरीज़ के थ्रू मल्टीपल जो टेबल्स हैं वो क्रिएट किए थे। यहाँ मैं आपको टेबल शो करवा रहा हूँ जो क्रिएट किए हैं मैंने। जो मेरा फर्स्ट टेबल है वो है लॉगिन का। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक यूज़र नेम का है और एक पासवर्ड का है। दूसरा टेबल है हॉस्टल का, उसमें है हॉस्टल ID, नंबर ऑफ़ रूम्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एनुअल एक्सपेंसेस और लोकेशन। इस तरह एक और टेबल है रूम का, इसमें है रूम ID, कैपेसिटी, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 इसलिए रखा गया है कि मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट 1 में जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका डाटा लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, और जो स्टूडेंट 2 है उसमें जो सेकंड स्टूडेंट है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद है रूम स्टेटस कि वो फुल है या नॉट फुल है, मतलब एक स्टूडेंट रह रहा है या 2 रह रहे हैं। उसके बाद हॉस्टल ID है, यहाँ हॉस्टल ID को एज ए फॉरेन की यूज़ किया गया है। मतलब जो मेरा हॉस्टल टेबल है वो पेरेंट टेबल है और जो रूम का टेबल है वो एज ए चाइल्ड टेबल यूज़ हो रहा है। उसके बाद मेरे पास टेबल है स्टूडेंट का। इसमें स्टूडेंट की ID है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, डिपार्टमेंट है, एड्रेस है, सेल नंबर है, एज है, डेट ऑफ बर्थ, हॉस्टल ID और रूम ID। हॉस्टल ID और रूम ID को एज ए फ़ॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मोस्टली तकरीबन हर में हॉस्टल ID को फ़ॉरेन की यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो जिस भी एम्प्लॉय का या जिस चीज़ के बारे में हम डाटा गेट करेंगे तो हमें बताएगा कि वो किस हॉस्टल में रह रहा है या कहाँ रह रहा है। उसके बाद जो मेरे पास टेबल है वो है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय मतलब ये है कि जो लोग वहाँ उस हॉस्टल में काम कर रहे हैं, जिस तरह स्वीपर है, लॉन्ड्री मैन है, इलेक्ट्रीशियन है या वार्डन है, तो उनके बारे में डाटा सेव करवाने के लिए ये एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, सेल नंबर है, डेजिग्नेशन है, और ये फ़ॉरेन की हॉस्टल ID है। उसके बाद मेरे पास टेबल है मेस का। इसमें मेस इंचार्ज ID है, उस मेस के मंथली एक्सपेंसेस हैं, ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, लंच टाइमिंग है, डिनर टाइमिंग है, और हॉस्टल ID एज ए रेफरेंस किया आगे। उसके बाद फ़ी का टेबल है। फ़ी के टेबल में मतलब कि जो डाटा सेव कराऊंगा वो किसी स्टूडेंट का बताऊंगा कि उसके स्टूडेंट की ID क्या है, उसका नाम क्या है, फिर उसकी जो फ़ी है, उसकी फ़ी किस मंथ की है, फ़ी स्टेटस क्या है कि वो फ़ी पेड हुई है या नहीं हुई। उसके बाद हॉस्टल ID एज ए फ़ॉरेन की आ जाएगी या रेफरेंस की आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास फर्नीचर का टेबल है। इसमें जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो है फर्नीचर ID, फर्नीचर टाइप कि किस टाइप का वो फर्नीचर है। उसके बाद रूम ID और हॉस्टल ID आ गई। उसके बाद जो टेबल है वो है विज़िटर का। विज़िटर के टेबल में मतलब कि किस स्टूडेंट से कौन सा विज़िटर मिलने आया है, तो एक स्टूडेंट ID बताई जाएगी। उसके बाद विज़िटर को एक ID एलोकेट की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा, विज़िटर का नेम होगा, टाइम इन मतलब किस टाइम वो हॉस्टल में आया है, टाइम आउट किस टाइम हॉस्टल से गया है वो। उसके बाद एंट्री डेट। तो ये यहाँ मैंने टेबल्स क्रिएट किए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुअल स्टूडियो को ओरेकल से कनेक्ट करने के बाद कैसे ये टेबल वहाँ शो हो रहे हैं, कैसे वहाँ ये रिट्रीव हो रहे हैं। तो ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ मैंने सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, तो यहाँ ये डाटा कनेक्शन से जाके यहाँ पे ऐड कनेक्शन किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डाटा सोर्स है, मतलब कहाँ से आपने डाटा गेट करना है, तो वो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ओरेकल डाटाबेस। आप अगर कोई और डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप SQL यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो जो मेरे डाटाबेस है उसका जो सर्वर नेम है वो मैंने रखा हुआ है ओरेकल ORCL। उसके बाद आपने देखा था जो मेरा यूज़र नेम था वो BSIT था, तो यहाँ वो यूज़र नेम मैंने लिख दिया BSIT। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है, फॉर एग्जांपल सिस्टम है या HR है, मल्टीपल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक अपना यूज़र डिफ़ाइन एक यूज़र क्रिएट किया है और उसमें मैंने टेबल्स क्रिएट किए हैं। उसका ये मैंने पासवर्ड लिख दिया, ये सेव पासवर्ड किया। अब कनेक्शन क्रिएट करने से पहले मैं कनेक्शन को टेस्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्शन टेस्ट किया तो ये कनेक्शन टेस्ट सक्सीड है। उसके बाद ये ओके किया तो ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो टेबल्स मैंने ओरेकल में क्रिएट किए थे कैसे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये मैंने टेबल्स को एक्सपेंड किया,
तो जो जो टेबल्स मैंने वहाँ सेव किए थे, मतलब क्रिएट किए थे ओरेकल में, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो में इन फॉर्म्स का डिज़ाइन और उनकी कोडिंग दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने कोडिंग की है और कैसे ये ओरेकल से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं और कैसे वहाँ सेव करवा रहे हैं। तो जो मेरा सबसे पहला फॉर्म है वो है लॉगिन का फॉर्म। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपके पास कैसे आएगा, जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो विंडोज़ फॉर्म को सिलेक्ट करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे C#, क्योंकि यहाँ पे मैं C# यूज़ कर रहा हूँ, तो आप C# को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है फॉर्म, ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैंने चेंज किया है। यहाँ ये मैंने मल्टीपल लेबल्स लगाए हैं। यूज़र लॉगिन के लिए इस तरह यूज़र नेम के लिए एक लेबल लगा हुआ है, पासवर्ड के लिए लगा हुआ है, ये मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, इस तरह ये बटन लगाए हुए हैं, ये एक चेक बॉक्स लगाया है शो पासवर्ड के लिए, ये एक पिक्चर बॉक्स लगाया है। तो जो ये टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, ये टूल्स कैसे आ सकते हैं, जहाँ आपने ये टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीपल टूल्स मुझे शो कर रहे हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं एक बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये बटन है, ये यहाँ पे फॉर्म पे मतलब कि इंसर्ट हो गया है। अब ये बटन सिस्टम सिलेक्टेड है, मतलब इस पर क्लिक किया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रैक्टिस करने से आपको आएंगी कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह वैलिडेट होती हैं इस पर। मैं अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने बटन क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे ये लॉगिन का बटन क्रिएट किया हुआ है। इनके बारे में बाकी फ़ीचर्स तो आप खुद देख लेंगे, लेकिन कुछ 2-4 फ़ीचर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये हैं कि जिस तरह आपने मोस्टली देखा होगा कि यूज़र किसी भी बटन पे माउस को मूव करता है तो उसका माउस का जो साइज़ स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज करना है, जिस तरह आप ये बटन सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ कर्सर की प्रॉपर्टी है, ये आप देख रहे हैं कर्सर की प्रॉपर्टी यहाँ मैंने हैंड की हुई है। तो यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कर्सर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ है, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि जो लॉगिन है इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है L, इसके नीचे अंडरस्कोर का साइन आ रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये अंडरस्कोर लगाने का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब यूज़र Alt+L अल्फ़ाबेट प्रेस करेगा तो जो लॉगिन के बटन के अगेंस्ट जो फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। अब ये अंडरस्कोर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आप टेक्स्ट में देख रहे हैं कि जो L का अल्फ़ाबेट है उससे पहले मैंने एंड का साइन लगाया है। जिस अल्फ़ाबेट से पहले आप एंड का साइन लगाएंगे उसके नीचे अंडरस्कोर का साइन आ जाएगा। तो इससे यह होगा कि जब Alt+ वो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो उस बटन के अगेंस्ट जो फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ कि कैसे ये वहाँ से डाटा एक्सेस कर रहा है और कैसे मतलब कि उसको स्टोर करवा रहा है। ये मैं ज़रा कोडिंग को जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जिस तरह आपने यूज़र को कनेक्ट किया है, ओरेकल के यूज़र को आपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट किया है, तो उस तरह एक लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी है। बाकी लाइब्रेरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट खुद आ जाएंगी। एक लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड करवाई है यूजिंग system.data.oledb। ये लाइब्रेरी क्या है? ओरेकल लिंकिंग एंड एम्बेडिंग लाइब्रेरी। ये किस लिए यूज़ होती है? ये ओरेकल से मतलब कि लिंक करेगी और वहाँ से मतलब कि डाटा रिट्रीवल के लिए यूज़ होगी। ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना यहाँ ज़रूरी है। अगर आप कोई और डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SQL यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आप SQL क्लाइंट लिखेंगे। इस तरह मतलब कि जो भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं आप, उस डाटाबेस की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई जाएगी। उसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है कि आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब इस फॉर्म के साथ उस यूज़र का कनेक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने इस फॉर्म में जो डाटा है उस यूज़र के थ्रू गेट करना है। तो उसका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या है, जिस तरह हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे मतलब कि क्लास नेम आगे ऑब्जेक्ट नेम इज़ इक्वल टू न्यू फिर क्लास नेम। तो यहाँ जो मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ लिखा OLEDB कनेक्शन, उसके बाद कनेक्शन का नाम लिखा अपनी तरफ से CONN। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू फिर ये कनेक्शन का नेम। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये कमांड में मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट चीज़ है वो है प्रोवाइडर इज इक्वल टू MS DORA। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये एज ए ओरेकल ड्राइवर यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये ओरेकल का ड्राइवर है जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि ओरेकल ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर आप ये ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, तो आप डाटा रिट्रीव या स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आप कोई और डाटाबेस यूज़ करें तब आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल में प्रोवाइडर इज इक्वल टू MS DORA ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ये डाटा सोर्स ये चीज़ें ये इनके बारे में बताता हूँ। वो ये है कि जो आपने यूज़र यहाँ पे कनेक्ट किया है
उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ये आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को आपने कॉपी करना है। ये मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ को। ये आप देखें यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो मतलब ये यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद एक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये है कि जो आपकी यूज़र आईडी, मतलब मेरा जो यूज़र नेम था वो BSIT था, उसका जो पासवर्ड है यहाँ स्टैरिक के फॉर्म में लिखा जाएगा। आपने स्टैरिक को रिमूव करके ये पासवर्ड जो आपका रियल पासवर्ड होगा वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। ये कनेक्शन आपका क्रिएट हो गया है। अब हम अपना मेन काम करते हैं कि किस तरह वहाँ से डाटा एक्सेस कर रहे हैं कोडिंग के थ्रू और किस तरह ये। अब मैं यहाँ से सबसे पहले मेरे पास जो बटन है वो है लॉगिन का बटन। तो लॉगिन के बटन की कोडिंग कैसे होगी, आप लॉगिन के बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी कोडिंग है। अब बटन 1 मतलब जो लॉगिन का बटन है उसका जो नाम है वो बटन 1 है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये लॉगिन का बटन सेलेक्ट किया हुआ है, जो उसका टेक्स्ट है वो लॉगिन लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट वो है जो यहाँ पे फिज़िकली अपीयर हो रहा है, और जो उसका नाम है, नेम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको उसका नेम देखें, बटन 1 लिखा हुआ है। तो कोडिंग में एज ए रेफरेंस अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये बटन 1 लिखा जाएगा। यहाँ फिज़िकल अपीयरेंस के लिए मतलब यहाँ टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ इसकी कोडिंग में आप देख रहे हैं कि बटन 1 के क्लिक पे, जब यूज़र बटन 1 पे क्लिक करेगा तो जो लॉगिन का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन के फंक्शन में मैंने क्या कोडिंग की हुई है। लॉगिन के फंक्शन मैंने लॉगिन का एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने डाटा अडाप्टर क्रिएट किया है, OLEDB डाटा अडाप्टर, उसका नाम रखा है अपनी तरफ से DA = न्यू OLEDB डाटा अडाप्टर। डाटा अडाप्टर किस लिए यूज़ किया जाता है? डाटा अडाप्टर डाटा सोर्स से डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जस्ट डाटा रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है, डाटा इंसर्शन के लिए या डिलीशन के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता। जस्ट अगर आप वहाँ से डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो आपको डाटा अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कमांड क्या दी है, इसमें कमांड ये दी है कि सिलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम लॉगिन। मैंने ओरेकल में लॉगिन का टेबल बनाया था, तो वहाँ से उन वैल्यूज़ को मतलब ये काउंट करेगा, वहाँ चेक करेगा वेयर यूज़र नेम = टेक्स्ट बॉक्स 1। जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में, ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स 1 है ऊपर वाला, उसके बाद सेकंड पे टेक्स्ट बॉक्स 2 है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो यूज़र वैल्यू लिखेगा वो यूज़र नेम के इक्वल हो, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू लिखेगा वो पासवर्ड के इक्वल हो। उसके बाद मैंने ये कनेक्शन का नाम लिख दिया। अब इसमें यह होगा कि जो डाटा अडाप्टर है वो वहाँ से वैल्यूज़ को चेक करेगा। उसके बाद मैंने एक डाटा टेबल क्रिएट किया है, डाटा अडाप्टर वहाँ से डाटा गेट करेगा। उसके बाद मैंने एक डाटा टेबल क्रिएट किया है DT के नाम से। फिर मैंने एक फिल का फंक्शन कॉल किया है। फिल का फंक्शन ये है कि जो डाटा अडाप्टर DA है उसने जो डाटा रिट्रीव किया है DA.fill, आगे DT का मतलब डाटा टेबल का नाम लिख दिया कि डाटा अडाप्टर DA ने जो डाटा रिट्रीव किया है वो DT के टेबल में फिल कर दो, तो वो डाटा यहाँ से फिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने कंडीशंस लगाई हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1.text = empty, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसमें यूज़र कोई भी डाटा इंटर नहीं करता, वो उसको empty छोड़ देता है, तो मैसेज शो होना चाहिए कि प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। इसी तरह एल्स इफ कंडीशन लगाई कि टेक्स्ट बॉक्स 2.text = empty, अगर इस तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 में वो डाटा इंटर नहीं करता तो मैसेज प्रिंट हो कि प्लीज़ इंटर पासवर्ड। अब जो मेन कंडीशन है कि वो वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करेगा टेबल से, अगर वो करेक्ट होंगे तो फिर क्या करेगा। अब एल्स इफ, इसमें पहले ये बता देता हूँ कि ये लॉगिन का फॉर्म था। ये लॉगिन का फॉर्म में ये लॉगिन का बटन है, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा तो एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। न्यू फॉर्म कैसे ओपन होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, पहले इसकी कोडिंग देख लें, या उसके बारे में पहले बता देता हूँ कि जिस तरह ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि ऐड विंडोज़ फॉर्म। तो आप एक और विंडो फॉर्म ऐड करेंगे, एक आपके पास और विंडो फॉर्म आ जाएगा, उसको फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है उसको आप डिज़ाइन कर लेंगे। तो जब भी यूज़र लॉगिन के फॉर्म पे क्लिक करेगा, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा तो जो दूसरा फॉर्म आपने क्रिएट किया होगा वो ओपन हो जाएगा। उसकी कोडिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। एल्स इफ, अब यहाँ आपने देखा था कि हमने डाटा टेबल क्रिएट किया था DT के नाम से, तो DT.rows 0 रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स .to स्ट्रिंग, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, = 1 का मतलब ये है कि वो डाटा टेबल, जो डाटा अडाप्टर ने टेबल से डाटा रिट्रीव किया है और डाटा टेबल में फिल करवाया है, तो वहाँ देखेगा कि अगर वो वाला डाटा जो डाटा टेबल में फिल किया गया है और जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाटा लिखा गया है,
अगर वो इक्वल हैं तो क्या करे, एक मेन फॉर्म को ओपन कर दे। तो मेन फॉर्म के लिए एक मैंने फॉर्म ओपन किया था, फॉर्म क्रिएट किया था, उसका नाम रखा है मेन। तो उसको क्या प्रिंट कैसे करवाया है, मतलब उसको ओपन कैसे करवाया है, तो मेन क्लास नेम एम, उसका नाम अपनी तरफ से रखा है इज इक्वल टू न्यू मेन, उसके बाद एम डॉट शो, मतलब जब यूज़र लॉगिन के बटन पे क्लिक करे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो, तो जो मेन का फॉर्म क्रिएट किया गया है उसको शो कर दो। और दिस डॉट हाइड का मतलब ये है कि जो ये लॉगिन का फॉर्म ओपन हुआ है ये हाइड हो जाए। अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो और वो लॉगिन पे क्लिक करे तो जो ये वाला फॉर्म है ये हाइड हो जाए, और जो मेन फॉर्म जो दूसरा फॉर्म क्रिएट किया गया है वो ओपन हो जाए। एल्स में क्या होगा, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करता फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मैसेज प्रिंट कराएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। ये हो गया। अब आपने देखा कि उसका नाम बटन 1 था तो ये लॉगिन का आ गया। अब इसी तरह आपको दूसरा बटन है कैंसिल का, इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ। बटन 2 की कोडिंग क्या है, दिस डॉट क्लोज, जब यूज़र कैंसिल के बटन पे क्लिक करे तो जो ये फॉर्म है ये क्लोज़ हो जाए। अब एक और बटन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि एक ऊपर क्रॉस का बटन यूज़ किया है। अब इसकी कोडिंग भी वही सेम की है कि दिस डॉट क्लोज़ हो जाए। अब जो दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखें, शो पासवर्ड के लिए मैंने एक चेक बॉक्स लगाया है कि जब यूज़र इस पर चेक करे, इस पर क्लिक करे तो जो पासवर्ड इंटर किया हुआ है वो शो हो जाए। अगर वो मतलब कि इस पर अनचेक करे तो जो पासवर्ड इंटर किया हुआ है वो शो ना हो, वो डॉट्स के फॉर्म में आए। तो उसकी कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। उसकी कोडिंग कैसे की गई है, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसका यहाँ से इवेंट में जाके ये चेक बॉक्स के इवेंट में उसकी कोडिंग लिखी गई है। ये यहाँ पे इस डबल क्लिक करेंगे तो ये उसकी कोडिंग मतलब कि यहाँ आ जाएगी। यहाँ आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी कोडिंग लिख देंगे। मैंने यहाँ कोडिंग क्या की है, इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट चेकड, मतलब अगर चेक बॉक्स 1 जो है वो चेकड हो तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट यूज़ सिस्टम पासवर्ड करेक्टर इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो सिस्टम पासवर्ड करेक्टर है, मतलब जो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है वो मैंने ट्रू किया हुआ है कि जब भी मैं कोई भी पासवर्ड इंटर करूँ तो वो मुझे शो करवा दे। लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया कि उसको फॉल्स कर दे कि जब भी चेक बॉक्स 1 चेकड होगा तो मेरा सिस्टम पासवर्ड फॉल्स हो जाएगा, और जो मुझे डॉट्स की फॉर्म में पहले पासवर्ड शो हो रहा था वो जो मैंने पासवर्ड इंटर किया था वो रियल में शो हो जाएगा। एल्स में क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट यूज़ सिस्टम पासवर्ड ट्रू, मतलब अगर वो चेक बॉक्स 1 जो है वो अनचेक्ड होगा तो फिर जो है उसका पासवर्ड शो नहीं करवाएगा। अब इसी तरह एक और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 पे की प्रेस का इवेंट दिया है। की प्रेस का इवेंट वही सेम तरीकाकार है जिस तरह यहाँ पे इसका इवेंट दिया था। टेक्स्ट बॉक्स 2 पे क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में इवेंट क्लिक किया, इवेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उसका ये इवेंट दे दिया की प्रेस का। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये की प्रेस का मैंने इवेंट दिया है। तो यहाँ पे उसमें इवेंट में मैंने क्या किया है कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 पे होगा उस वक्त, तो वो क्या करेगा, इफ़ ई डॉट की करेक्टर। अब ई क्या चीज़ है, ये जो मैंने इवेंट क्रिएट किया है उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट ई रखा गया है, तो वही नाम लिखा है यहाँ पे, ई डॉट की करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर कीज़ डॉट इंटर। ये वाली की मैंने अपनी तरफ से लिखी है। यहाँ पे आप F1 F2 एस्केप कोई भी की लिख सकते हैं। तो मैंने इंटर किया है कि जब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जाके वैल्यूज इंटर करने के बाद इंटर करे तो जो लॉगिन का फंक्शन है वो कॉल हो जाए। इसी तरह अगर यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन का फंक्शन कॉल होगा और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और दूसरा क्या किया है कि अगर वो एस्केप का बटन प्रेस करे तो दिस डॉट क्लोज हो जाए, ये फॉर्म क्लोज हो जाए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी इसको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह ये काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर नहीं करता, जस्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एरर मैसेज आया कि प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। ये मैंने ओके किया, यहाँ से मैंने यूज़र नेम लिख दिया। ये यूज़र नेम मैंने ओरेकल में सेव करवाया हुआ था, मतलब वहाँ पे टेबल में, लॉगिन के टेबल में, तो यहाँ मैंने लॉगिन किया। अब मैंने पासवर्ड नहीं लिखा था तो मेरे पास मैसेज आया कि इंटर पासवर्ड, तो यहाँ से मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। फिर अब आप देख सकते हैं कि शो पासवर्ड के लिए मैं अगर चेक बॉक्स को चेक करता हूँ तो ये मेरा पासवर्ड शो करवा रहा है। उसके बाद ये मैंने लॉगिन किया, मेरा पासवर्ड ट्रू था। अब ये मेरे पास मेन फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, ये मैंने मल्टीपल बटन लगाए हैं, हर बटन के अगेंस्ट एक यूज़र कंट्रोल लगाया है। यूज़र कंट्रोल इसलिए लगाया है कि जो भी फॉर्म ओपन हो वो इस स्पेसिफिक एरिया में, जो ये पैनल 2 लगा हुआ है, मतलब इसमें स्पेसिफिक एरिया में शो होना चाहिए। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसकी कोडिंग, इसका डिज़ाइन। ये मेन फॉर्म ओपन करता हूँ मैं। ये आप देखें, ये मेरा मेन फॉर्म है। इस मेन फॉर्म में मैंने 2 पैनल्स यूज़ किए हैं। ये भी टूल बॉक्स से पैनल सेलेक्ट किए थे।
एक पैनल ये है, इसमें मैंने बटन लगाए हैं, आप ये प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है पैनल 1। और दूसरा पैनल ये है, ये पैनल 2 है, इसमें मैंने कुछ लेबल्स लगाए हुए हैं। और इसमें मैंने अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि हॉस्टल के बटन के अगेंस्ट यूज़र कंट्रोल लिया है। जिस तरह हमने न्यू विंडो फॉर्म बनाया था, इस तरह एक न्यू यूज़र कंट्रोल क्रिएट किया है। यूज़र कंट्रोल क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो यूज़र कंट्रोल है वो यहाँ पे ओपन होगा, एक न्यू विंडो में ओपन नहीं होगा, इसी साइज़ के में मतलब कि फ़िट आएगा, मतलब इसी साइज़ के एक्यूरेट होगा। तो यूज़र कंट्रोल ऐड करने का आपको बता देता हूँ कि जिस तरह आपने विंडो फॉर्म ऐड किया था, यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड यूज़र कंट्रोल करेंगे तो आपके पास एक यूज़र कंट्रोल, जिस तरह विंडो फॉर्म ओपन हुआ था इस तरह यूज़र कंट्रोल ओपन हो जाएगा और आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़र कंट्रोल दिखा देता हूँ जो पहला मेरा हॉस्टल का है, तो हॉस्टल का यूज़र कंट्रोल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक यूज़र कंट्रोल ओपन हुआ था, इसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है। इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं, इसमें लेबल्स लगाए हैं। तो ये लगाने के बाद अब मैंने इसको मेन फॉर्म पे कैसे इंसर्ट करवाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कैसे किया है ये देखें, ये मैंने मेन को ओपन किया है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने यूज़र कंट्रोल हॉस्टल का लगाया था वो मुझे कहाँ से मिलेगा। ये मैं टूल बॉक्स में गया, टूल बॉक्स में जाके ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूज़र कंट्रोल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने हर फॉर्म के अगेंस्ट एक यूज़र कंट्रोल बनाया हुआ है, तो वो मेरे पास सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो जिस तरह पहला एम्प्लॉयज़ का है, फ़ी का है, फर्नीचर का है, हॉस्टल का है। अब अगर मैं कोई यहाँ पे ऐड करवाना चाहता हूँ तो यहाँ देखें, मैं ये एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ मैं इसको ये फिट कर दूँगा। यहाँ पे इस पर एक्यूरेट मतलब कि यहाँ शो होना चाहिए, फिज़िकल अपीयरेंस मतलब इसकी क्लियर होनी चाहिए। इस तरह जो जो आप मतलब कि यूज़र कंट्रोल यहाँ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ यूज़र कंट्रोल ऐड कर देंगे। उसके बाद जब भी आप इनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो यूज़र कंट्रोल होगा वो ओपन हो जाएगा। मैं अब आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ मेन के फॉर्म की, कि मेन के फॉर्म में मैंने कोडिंग कैसे की है। ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, सॉरी, ये मैं इसको जूम करने लगा हूँ आपको इसकी कोडिंग दिखा सकूँ। अब जूम में पहला मैंने काम क्या किया है कि प्राइवेट मेन लोड, मेन का अब मेरे फॉर्म का नाम मेन है तो उसके लोड इवेंट पे मैंने काम किया। उसका लोड इवेंट कैसे ऐड किया था वो आपको ये बता देता हूँ। जिस तरह इवेंट मतलब किसी भी चीज़ का इवेंट क्रिएट करने का मेथड है वो सेम है। तो यहाँ से इसका इवेंट कैसे क्रिएट किया था, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इवेंट पे गया, ये देख रहे हैं आप लोड के इवेंट में, मेन लोड में उसमें मैंने कोडिंग की है। कोडिंग कैसे की है, कोडिंग में ये किया है कि जब मेरा मेन फॉर्म जो है वो लोड हो तो जो भी मैंने वहाँ पे यूज़र कंट्रोल ऐड किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्टल का किया है, रूम का किया है, स्टूडेंट का किया है, तो जो जो मैंने यूज़र कंट्रोल ऐड किए हुए हैं वो हाइड हो जाएं। जब फर्स्ट टाइम मतलब कि वो ओपन हो तो वो हाइड हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि कैसे हुआ है। आप देख लेंगे जैसे मेरा मेन फॉर्म ओपन हुआ है तो यहाँ मेन पे मेरा कोई भी यूज़र कंट्रोल अभी मुझे शो नहीं हो रहा। जब भी मैं उनके अगेंस्ट किसी बटन पे क्लिक करूँगा तब वो मुझे यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज़ वो अभी शो नहीं हो रहा। तो इसकी कोडिंग में मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि सबको हाइड कर दिया है, हॉस्टल 1 डॉट हाइड, इस तरह रूम डॉट हाइड, ये सब मैंने हाइड कर दिए हैं। उसके बाद बटन 1 है मेरे पास, बटन 1 किस चीज़ का है, हॉस्टल का है। ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में शो कर रहा है कि जिसका नेम है वो है बटन 1। तो यहाँ पे बटन 1 की कोडिंग में मैंने किया है कि बाकी सब यूज़र कंट्रोल को हाइड कर दिया है, लेकिन जो हॉस्टल का यूज़र कंट्रोल था उसको शो कर दिया है और ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया है, मतलब हॉस्टल डॉट शो और हॉस्टल डॉट ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसमें यह होगा कि जब यूज़र हॉस्टल के बटन पर क्लिक करेगा तो बाकी सब यूज़र कंट्रोल हाइड हो जाएंगे, लेकिन जो हॉस्टल का है वो फ्रंट पे आ जाएगा, वो शो हो जाएगा। इसी तरह एक ये रूम्स के लिए, रूम्स में क्या है क्या कि रूम्स का जो यूज़र कंट्रोल है वो शो हो जाएगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। और दूसरा ये है स्टूडेंट के लिए, अब इसमें स्टूडेंट का जो यूज़र कंट्रोल है वो शो होगा, बाकी यूज़र कंट्रोल हाइड हो जाएंगे। इसी तरह ये मेस के लिए है, फिर दोबारा एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये फ़ी के लिए है, फर्नीचर के लिए है और ये विजिटर्स के लिए है। उसके बाद एंड में ये क्लोज़ का बटन लगाया हुआ था, तो क्लोज़ के बटन की कोडिंग की है कि दिस डॉट क्लोज़, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये मेन के फॉर्म में कोई मैं हम मतलब कि यहाँ पे अभी हम डाटा गेट या रिट्रीव नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब जो मेन जो हम कोडिंग है हमारी वो अब स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने कोडिंग की है, कैसे डाटा रिट्रीव हो रहा है। तो यहाँ से अभी मेन को क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने हॉस्टल का यूज़र कंट्रोल बनाया है, ये मैंने क्रिएट किया था।
अब इसकी कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। अब एक चीज़ ये है कि जो भी आप यूज़र कंट्रोल या फॉर्म क्रिएट करेंगे, हर एक में लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवाएंगे और उसका कनेक्शन भी करेंगे। कनेक्शन इसलिए करेंगे कि इस फॉर्म को आपने उस यूज़र से कनेक्ट करना है, क्योंकि आप उस यूज़र से डाटा गेट भी कर रहे हैं और वहाँ स्टोर करवा रहे हैं, तो पहले कनेक्शन क्रिएट करना लाजमी है। अब आप देख रहे हैं हॉस्टल पे मेरे पास जो बटन्स हैं वो 3 बटन्स हैं। ये इंसर्ट का बटन है बटन 1, अपडेट का बटन है बटन 2, ये डिलीट का बटन है, इस तरह डिस्प्ले का बटन है। तो पहले मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ। कोडिंग ये है कि ये मैंने इंसर्ट के बटन पर डबल क्लिक किया तो यहाँ मैं इंसर्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अब मैं दिखा सकता हूँ कि इंसर्ट के फंक्शन में मैंने क्या कोडिंग की है। इंसर्ट के फंक्शन में जो मैंने कोडिंग की है वो ये है कि इसमें मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। एक ब्लॉक यूज़ किया है ट्राई के लिए और एक कैच के लिए। ट्राई का ब्लॉक इसलिए है कि जो मैं कमांड यहाँ इंटर कर रहा हूँ, अगर वो कमांड ट्रू होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो मुझे मैसेज प्रिंट करवा देगा कि मतलब सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर उसमें कोई एरर आती है तो फिर मुझे यहाँ एक्सेप्शन में जाके मैसेज शो करवाएगा एरर का। तो मुझे पता है कि इसमें कमांड में कौन सी एरर आ सकती है, कौन सा ये हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कमांड दिखा देता हूँ। जिस तरह हमने अडाप्टर क्रिएट किया था या कनेक्शन क्रिएट किया था, वैसे ये कमांड क्रिएट करेंगे और इसमें एक कमांड लिखेंगे। कमांड मैंने क्या लिखी है, ये OLEDB कमांड में लिखा है इंसर्ट इनटू हॉस्टल। मतलब जो हॉस्टल का टेबल है ओरेकल में, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करो। क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, उसके बाद लिख दिया कि टेक्स्ट बॉक्स 1, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5 और उसके बाद कनेक्शन का नाम लिख दिया है। अब इसमें यह होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू होगी वो कॉलम 1 में चली जाएगी, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में होगी वो कॉलम 2 में चली जाएगी, जो टेक्स्ट बॉक्स 3 में होगी वो कॉलम 3 में चली जाएगी। इस तरह रिस्पेक्टिवली जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ की होंगी उनमें वैल्यूज चली जाएंगी। उसके बाद कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्यों कॉल किया गया है? एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन इसलिए कॉल किया जाता है कि ये जो हम कमांड्स देते हैं इंसर्ट की, अपडेट की या डिलीट की, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ता है। अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो। उसमें मैसेज प्रिंट करवाया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर मतलब कि वो डाटा इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद मैसेज प्रिंट हो के डाटा इंसर्ट हो गया है। उसके बाद एक क्लियर का फंक्शन कॉल किया है। क्लियर के फंक्शन में मैंने क्या किया है वो आपको दिखा देता हूँ। क्लियर के फंक्शन में मैंने ये किया है कि टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स मैं यूज़ कर रहा था उनको एम्प्टी कर दिया है। और उसके बाद जो डाटा अडाप्टर है ODA यूज़ किया था, जिस तरह हमने लॉगिन के फॉर्म में यूज़ किया था वैसे यहाँ यूज़ किया है। और उसमें मैंने कमांड दिया है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हॉस्टल, उसके बाद कनेक्शन का नाम लिख दिया है। इसमें यह होगा कि जो डाटा अडाप्टर है हॉस्टल के टेबल से जो भी डाटा पड़ा होगा उसको रिट्रीव करेगा, उसके बाद उसको डाटा टेबल DT में फिल करेगा, फिर डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स में DT दे दिया। जिस तरह हमने लॉगिन के फॉर्म में किया था कि डाटा अडाप्टर जो है वो वहाँ से डाटा रिट्रीव करेगा, उसके बाद उस डाटा को डाटा टेबल DT में फिल करेगा और फिर वो ग्रिड व्यू में शो करवाएगा। इसमें यह होगा कि जब यूज़र इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेगा तो जो टेक्स्ट बॉक्सेस में उसने इंसर्शन के वक्त डाटा लिखा था वो भी इरेज हो जाएगा और जो डाटा न्यू इंसर्ट हुआ है वो टेक्स्ट बॉक्स वो मतलब ग्रिड व्यू में शो होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको आपको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया, ये यूज़र नेम दिया, उसके बाद ये पासवर्ड लिखा, ये लॉगिन हो गया मेरा। अब इसमें ये मेरा हॉस्टल। अब हॉस्टल में ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई डाटा इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं ये हॉस्टल आईडी दूंगा, कोई भी हॉस्टल आईडी दे देता हूँ। ये नंबर ऑफ़ रूम्स दे दिए, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिए, उस हॉस्टल के एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद उसकी लोकेशन दे दी। अब ये मैंने इंसर्ट किया। अब जैसे मैं इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज आ गया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आया। तो मेरे पास जो ट्राई का ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें ये मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया। अब उसमें देख रहे हैं कि उसके बाद मैसेज के बाद मैंने क्लियर का फंक्शन कॉल किया था। उसमें यह था कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा उस वक्त लिखा गया था वो रिमूव हो जाए और उसके बाद वो ग्रिड व्यू में शो हो जाए। तो अब जो मैंने डाटा यहाँ पे शो करवाया है वो देख रहे हैं कि आप वो ग्रिड व्यू में आपको शो भी हो रहा है। इस ग्रिड व्यू का नाम ग्रिड व्यू 1 है, तो यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अब मज़ीद मैं इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। ये इंसर्ट के बटन की कोडिंग हो गई। अब इस तरह जो मेरे पास दूसरा बटन है वो है अपडेट का। अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ, ये बटन 2। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें उस तरह सेम कनेक्शन को ओपन किया है
अब एक चीज़ आपको बता दूं कि अब जब भी कोई बटन, किसी बटन की कोडिंग करेंगे तो जो कनेक्शन आपने क्रिएट किया है उसको सबसे पहले ओपन करेंगे और उसको एंड में क्लोज़ करेंगे। उसके दरमियान में कोई भी आप कमांड लिखेंगे, तो यहाँ मैंने कमांड लिखी है। कमांड में मैंने क्या किया है कि अपडेट हॉस्टल, मतलब जो हॉस्टल का टेबल है उसको अपडेट करो। सेट क्या करना है, नंबर ऑफ़ रूम्स इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में यूज़र डाटा इंटर करे लिखे उसको नंबर ऑफ़ रूम्स के कॉलम में सेव करवा दो। इसी तरह उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स 3 में लिखे उसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में करवा दो। जो टेक्स्ट बॉक्स 4 में हो उसको एनुअल एक्सपेंसेस के कॉलम में सेव कर दो, और जो टेक्स्ट बॉक्स 5 में हो उसको लोकेशन में करवा दो। आगे कंडीशन लगाई है कि वेयर हॉस्टल आईडी इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, और उसके बाद कनेक्शन का नाम लिख दिया है। ये जो कनेक्शन का नाम है ये हर कमांड में लिखा जाएगा, क्योंकि हम इस कनेक्शन के थ्रू डाटा रिट्रीव कर रहे हैं या डाटा से स्टोर करवा रहे हैं, तो ये हर कमांड में इस कनेक्शन का नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ मैंने हॉस्टल आईडी को एज ए मतलब कंडीशन यूज़ किया है, तो आप हॉस्टल आईडी को अपडेट नहीं कर सकते। उस हॉस्टल आईडी के अगेंस्ट जितना भी डाटा आप चाहें उसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूज़र को एक रोल नंबर असाइन कर दिया है तो उस रोल नंबर को आप अपडेट नहीं कर सकते, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ हॉस्टल में हॉस्टल आईडी को अपडेट नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन या उसके नंबर ऑफ़ रूम्स या उसके एनुअल एक्सपेंसेस वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वही सेम यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन कॉल किया है और यहाँ मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर जो मेरे पास थर्ड बटन है वो है डिलीट का। डिलीट में ये होगा कि इसकी कोडिंग वही सेम की है, यहाँ कमांड दिया है। कमांड में क्या लिखा गया है कि डिलीट फ्रॉम हॉस्टल, हॉस्टल के टेबल से डिलीट करो, वेयर हॉस्टल आईडी इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, और आगे कनेक्शन का नाम लिख दिया। अब इसमें यह होगा कि यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 1 में जिस हॉस्टल आईडी जो हॉस्टल आईडी लिखेगा उसके अगेंस्ट जो डाटा हॉस्टल के टेबल में सेव होगा उसको डिलीट कर देगा। अब मेरे पास एक बटन है टेक्स्ट डिस्प्ले डाटा का, ये बटन 4 है। इसकी कोडिंग में क्या होगा, इसकी कोडिंग में ये कर रहा हूँ कि जब यूज़र डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करे तो जो भी उस टेबल में डाटा हो वो यहाँ ग्रिड व्यू में शो होना शुरू हो जाए। तो उसकी कोडिंग ये है कि एक डाटा अडाप्टर लिया, जिस तरह हमने लॉगिन के फॉर्म में लिया था, एक डाटा अडाप्टर क्रिएट किया, उसमें कमांड दी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हॉस्टल और आगे कनेक्शन का नाम लिखा, और उसके बाद एक डाटा टेबल क्रिएट की और ODS से जो डाटा रिट्रीव हुआ है वो डाटा टेबल में फिल कर दिया और फिर उसको डाटा ग्रिड व्यू के सोर्स में ऐड करवा दिया। इसमें यह होगा कि जब यूज़र डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करेगा तो जो हॉस्टल के टेबल से डाटा होगा वो वहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास बटन है ये सर्च का बटन है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सर्च में क्या होगा। सर्च में ये होगा वही सेम जिस तरह डिस्प्ले डाटा में हो रहा है, वही सेम क्यूरी लिखी है, बस एक थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो ये है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हॉस्टल, हॉस्टल के टेबल से उसको सिलेक्ट करेगा, वेयर हॉस्टल आईडी इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 6। जो यहाँ मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया है इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 6 है। तो इसमें कंडीशन लगाई है कि जब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 6 में जो आईडी दे उसके अगेंस्ट जो हॉस्टल का डाटा सेव है वो ग्रिड व्यू में शो करवा दो। फिर मैंने एक बटन लगाया है रिफ़्रेश का, ये ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे रिफ़्रेश का बटन लगाया है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि इसमें यह होगा कि जब टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा लिखा गया होगा उनको इरेज़ कर देगा, और जो ग्रिड व्यू में डाटा शो हो रहा होगा उसको भी मतलब कि इरेज़ कर देगा। इरेज़ करने का मतलब यह है कि डिलीट नहीं करेगा, जस्ट मतलब कि यहाँ से हाइड कर देगा, यहाँ हाइड नहीं होगा। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो टेक्स्ट बॉक्सेस भी एम्प्टी हो जाएंगे और ग्रिड व्यू भी ऐसे एम्प्टी शो होगी। इसकी कोडिंग कैसे की है वो ये है कि कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन क्लोज, उसके दरमियान में जितने भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस थे उनको एम्प्टी कर दिया। उसके बाद डाटा टेबल क्रिएट किया और जो ग्रिड व्यू का डाटा सोर्स है वो DT दे दिया। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि डाटा टेबल तो क्रिएट किया है लेकिन हमने डाटा अडाप्टर नहीं लिया, क्योंकि डाटा अडाप्टर वहाँ से डाटा कोई रिट्रीव नहीं कर रहा। तो जो हमारा डाटा टेबल है वो इस वक्त एम्प्टी है। तो जो डाटा ग्रिड व्यू है उसका डाटा सोर्स हमने वही डाटा टेबल दे दिया है, तो जो हमारा ग्रिड व्यू होगा वो भी एम्प्टी हो जाएगा, वहाँ पे भी कुछ शो नहीं होगा। अब मैं थोड़ा इसको रन करता हूँ, आपको इसकी जो मेन बटन है उनकी कोडिंग दिखा दी है। कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस की कोडिंग है वो मैं इसको रन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने ये यूज़र नेम लिखा, ये पासवर्ड लिखा, इंटर किया। अब देखिए मैंने आपको इंसर्शन का बता दिया था कि डाटा कैसे इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ अगर मैं डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करता हूँ तो अब जो उस टेबल में मेरे पास डाटा स्टोर था वो यहाँ मुझे ग्रिड व्यू में शो करवा रहा है। अब अगर मैं किसी डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा तो वो देख रहे हैं कि आप वो डाटा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो रहा है। इसकी कोडिंग मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे शो होता है। अब अगर मैं अपडेट करना
एक और चीज़ इंसर्शन में आपको बताता चलूँ, वो ये है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 102 का डाटा ऑलरेडी सेव है। अब यूज़र गलती से कोई भी मतलब कि डाटा 102 के अगेंस्ट दोबारा सेव कराना चाहे तब क्या आएगा, तब ये होगा, ये देख लेते हैं। अब 1002 का डाटा ऑलरेडी मेरे पास सेव है। अब यूज़र जो न्यू डाटा इंसर्ट करने लगा है वो दोबारा 1002 का कर रहा है, तो उसमें एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मैं आपको एरर मैसेज दिखा देता हूँ कि एरर क्या प्रिंट करता है। अब यहाँ मैंने इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास एरर मैसेज आ गया कि हॉस्टल आईडी 1002 ऑलरेडी रिजर्व। मतलब आप इस आईडी के अगेंस्ट दोबारा डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ये मैंने ओके किया। अब यहाँ मैं डिस्प्ले डाटा करता हूँ तो ये यहाँ शो हो रहा है। अब अगर इसी तरह मैं किसी को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अपडेट पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। लोकेशन मैंने चेंज की, यहाँ से ये मैंने अपडेट किया तो कह रहा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी लोकेशन थी यहाँ वो ग्रिड व्यू में लोकेशन चेंज हो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई डाटा सर्च करना चाहूँ, यहाँ पे ये देखें सर्च पे क्लिक किया। अब जो मेरा पहले जो था वो ये था कि यहाँ पे ये देखें हॉस्टल आईडी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हॉस्टल आईडी है ये रिमूव हो जाता है और जो मैं डाटा लिखना स्टार्ट करता हूँ वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी कोडिंग भी आपको दिखाऊँगा, एक ग्रिड व्यू की कोडिंग दिखानी है। देखिए तो यहाँ मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास दो आईडीज़ थी 1001 और 1002। तो मुझे 1001 का डाटा चाहिए तो मैं यहाँ 1001 इंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ मैंने ये सर्च पे क्लिक किया। तो अब देखें जो 1001 का डाटा था वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं 1002 का करना चाहूँ तो ये 1002 का शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ इसको क्लिक किया, ये डिलीट पे क्लिक किया, ये ओके किया, तो अब देखें यहाँ से ये डाटा डिलीट हो गया। अब मैं आपको ये थोड़ी सी रूम्स के टेबल की कोडिंग दिखा दूँ और इसकी पहले ये हॉस्टल वाले की कोडिंग दिखा दूँ कि हॉस्टल में किस तरह डाटा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहा था और किस तरह ये हॉस्टल आईडी जो है ये रिमूव हो जाता था लिखा हुआ। इसकी कोडिंग ये है। जो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 6 है। तो इसकी कोडिंग में इसका जो इवेंट ऐड किया है वो ये है कि अगर यूज़र इस पर इंटर करे, मतलब क्लिक करे, तो इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इंटर हॉस्टल आई डी, मतलब अगर उसमें पहले इंटर हॉस्टल आई डी लिखा हुआ हो तो टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इम्पटी, उसको इम्पटी कर दे। और टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, मतलब पहले उसका कलर ग्रे है, ग्रे कलर में लिखा हुआ है इंटर हॉस्टल आई डी। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये हॉस्टल आई डी है ये रिमूव हो जाएगा, ये इम्पटी हो जाएगा और जो चीज़ लिखना स्टार्ट करेगा उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 6 का इवेंट ऐड किया है लीव का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये इवेंट पे जाएंगे तो यहाँ से ये देखें, एक ये इंटर का इवेंट ऐड किया हुआ है और एक उसके बाद ये लीव का इवेंट दिया हुआ है। तो लीव के इवेंट में क्या है, अगर यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 6 में कोई भी डाटा इंटर नहीं करता, ऐसे ही मतलब उस पर क्लिक किया था और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो उसमें यह होगा कि जो अगर इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इम्पटी, मगर अगर वो इसको इम्पटी छोड़ दिया है तो फिर क्या हो कि टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इंटर हॉस्टल आई डी, कि उसमें खुद ब खुद वहाँ पे लिख दो कि इंटर हॉस्टल आई डी और उसका जो फॉर कलर है टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रे और उसका कलर भी ग्रे कर दो। तो इसमें यह होगा कि जब यूज़र वहाँ पे इंटर करेगा तो वो हॉस्टल आईडी इम्पटी हो जाएगी। अगर वो उसको कुछ लिखे बगैर लीव कर देगा तो वहाँ दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा कि इंटर हॉस्टल आईडी। अब इसी तरह ग्रिड व्यू का है। ग्रिड व्यू का मैंने यहाँ पे इवेंट ऐड किया था। इवेंट क्या था कि सेल क्लिक का इवेंट ऐड किया है। सेल क्लिक के इवेंट में मैंने क्या कोडिंग किया है वो आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि इफ़ डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज़ ई डॉट रो इंडेक्स डॉट सेल्स ई डॉट कॉलम इंडेक्स, ई के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो जो इवेंट क्रिएट हुआ है उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट ई रखा गया है। उसके बाद डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नल, अगर डाटा ग्रिड व्यू 1 में जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स उनकी वैल्यूज हैं वो अगर नल हैं तो फिर कोई डाटा, मतलब अगर वो नॉट नल हो इज इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नॉट नल हो तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर वो नल होगी तो फिर ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। मतलब ये नीचे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ उसमें यह है कि अगर वो वैल्यूज़ नॉट नल हों तो फिर क्या करे, ग्रिड व्यू 1 डॉट करंट सेल डॉट सेलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब उसमें जो करंट सेल है किसी भी सेल पे सिलेक्ट करेगा तो उसको ट्रू कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज़ ई डॉट रो इंडेक्स डॉट सेल्स, फिर इसमें लिख दिया कॉलम का नेम हॉस्टल आई डी डॉट फॉर्मेटेड वैल्यूज़ डॉट टू स्ट्रिंग। अब इससे यह होगा
कि जो हॉस्टल आईडी की वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ रूम्स की जो वैल्यू होगी वो जो हॉस्टल आईडी की होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में प्रिंट हो जाएगी। जो नंबर ऑफ़ रूम्स की होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में प्रिंट हो जाएगी। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में, इस तरह रिस्पेक्टिवली सबकी मतलब कि सेम हो जाएगी। अब उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 5 पे मैंने एक की प्रेस का इवेंट दिया है। जिस तरह मैंने लॉगिन पे दिया था वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 5 पे की प्रेस का इंटर दिया है कि जब टेक्स्ट बॉक्स 5 पे यूज़र इंटर के की प्रेस करे तो जो इनसाइड का बटन है उसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाए। अब मैं आपको ये पूरी एप्लीकेशन है ये रन करके दिखाता हूँ, फिर इसकी कोडिंग दिखाऊँगा कि कैसे हर एक फंक्शन किस तरह अपडेट हो रहा है, किस तरह डिलीट हो रहा है और किस तरह ये काम कर रहा है। ये मेरा ये जिन्हें हॉस्टल के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अब रूम्स के टेबल में आ गए। ये रूम में ये मेरा चाइल्ड टेबल है। अब चाइल्ड के टेबल में ये मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा सेव करवाया हुआ है। अब अगर यूज़र फॉर एग्जांपल कोई इनवैलिड आईडी दे देता है हॉस्टल आईडी, मैं यहाँ आपको एक डाटा सेव करवा के दिखा देता हूँ। मैं एक न्यू स्टूडेंट का डाटा ऐड करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल उसकी आईडी, उसका रूम की आईडी उसको 2003 दे दी, क्योंकि इसमें एक और लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी 2 है। टैब में यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट 1 जो है वो असद रह रहा है, स्टूडेंट 2 ये अली कर दिया, रूम स्टेटस ये फुल कर दिया। उसके बाद जो हॉस्टल आईडी है, अब हॉस्टल आईडी जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 1001 और मेरे पास कोई हॉस्टल नहीं है इस वक्त। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल आईडी गलत इंटर कर देता हूँ, कोई और दे देता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि रूम और हॉस्टल आईडी इनवैलिड, प्लीज़ इंटर वैलिड आईडी। अब इसमें जो एरर्स थी मुझे पता था कि कौन से एरर्स हैं। वो ये हो सकते हैं कि या तो यूज़र इस रूम के अगेंस्ट दोबारा डाटा इंटर करवा सकते हैं या फिर हॉस्टल आईडी इनवैलिड दे सकते हैं। तो उसका जो एरर मैसेज है वो यहाँ प्रिंट हो गया है। अब इसी तरह अगर आप अपडेट करना चाहें, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 201 का डाटा है ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ मैं इसकी हॉस्टल आईडी अपडेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इन 2 स्टूडेंट्स को किसी और हॉस्टल में शिफ्ट करूँ, लेकिन मेरे पास वो हॉस्टल एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ उसकी आईडी दी और यहाँ ये अपडेट पे क्लिक किया तो मेरे पास एरर आ गया कि डिलीट हॉस्टल आईडी 102 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो हॉस्टल आईडी 102 आपने लिखी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए उसके अगेंस्ट जो डाटा है वो अपडेट नहीं हो सकता। अब इस तरह मेरे पास ये स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में वही सेम काम हो रहा है कि यहाँ मतलब डाटा शो करवा रहा है। अगर यूज़र उसी आईडी के अगेंस्ट या रॉन्ग रूम आईडी या हॉस्टल आईडी देगा तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। अगर उसको रॉन्ग आईडी के से अपडेट करेगा तब भी डाटा अपडेट नहीं होगा। अब जो मेन चीज़ आपको दिखानी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास रूम्स अवेलेबल हैं वो हैं 201, 203, 201। मतलब कि ये मेरे पास 2001, 2002 और 2003 मेरे पास 3 रूम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं किसी रूम को डिसेबल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कुछ और उसमें स्टूडेंट्स नहीं रह सकते, अगर मैं उस रूम को डिसेबल कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, तो फिर यहाँ स्टूडेंट के टेबल में क्या होगा। ये मैं रूम्स के टेबल में गया, यहाँ मैं रूम 2003 को डिलीट करने लगा हूँ। यहाँ मैंने इसको डिलीट किया, ये ओके किया मैंने। अब ये देखें यहाँ से रूम 2003 जो था वो डिलीट हो गया है। तो अब स्टूडेंट के टेबल में क्या शो हो रहा होगा। स्टूडेंट के टेबल में गए, वहाँ पे मैंने देखा, ये मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देख रहे हैं कि आप जो 203 वाला रूम था उसके आगे नल शो हो रहा है। अब इसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर जो पेरेंट का टेबल है उसमें वो डिलीट हो जाए तो जो चाइल्ड का टेबल है उसको नल कर दो, सेट कर दो। तो यहाँ से मैंने पेरेंट टेबल मतलब कि जो रूम था उसको डिलीट किया था, तो यहाँ से जो चाइल्ड टेबल है वहाँ नल शो हो रहा है। अब इसी तरह मेरे पास एम्प्लॉयज़ का है। एम्प्लॉयज़ के टेबल में भी वही सेम काम है। मतलब इसको आप अपडेट, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसकी आईडी रॉन्ग देंगे तब भी मतलब कि वो एरर मैसेज प्रिंट करवाएगा। इनकी कोडिंग आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ से अभी जिसमें ये फ़ी का टेबल है, फ़ी में भी सेम है। अब हर की कोडिंग में आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं हॉस्टल को एक्सप्लेन कर दिया था, ज़रा रूम्स को कर देता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा आईडी को, इसको कोडिंग को जूम करता हूँ। अब देख रहे हैं इसमें वही लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, कनेक्शन क्रिएट किया है। इनसाइड के बटन में वही ब्लॉक यूज़ किए हैं, ट्राई का और कैच का, कि अगर ये कमांड जो है ये ट्रू हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मैसेज प्रिंट करवा दो। अगर इसमें कोई एरर आए तो फिर एक्सेप्शन क्या हो। एक्सेप्शन में मैंने मैसेज लिख दिया है, उसमें सिर्फ जस्ट 2 एक्सेप्शन हो सकती हैं। एक्सेप्शन ये हैं
कि या तो वो रूम आईडी इनवैलिड इंटर कर सकते हैं या फिर वो हॉस्टल आईडी इनवैलिड इंटर कर सकते हैं। तो उनके अगेंस्ट मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि रूम और हॉस्टल आईडी इज़ इनवैलिड, प्लीज़ इंटर वैलिड आईडी। अब इस तरह अपडेट के लिए है, अपडेट के बटन में मैंने क्या किया है, अपडेट के बटन में वही कमांड लगाई है, उसमें वो ट्राई ब्लॉक लगाया है और कैच ब्लॉक लगाया है। ट्राई ब्लॉक ये लगाया है, ट्राई ब्लॉक में अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ एक्सेप्शन यही हो सकती है कि वो अपडेट करते वक्त हॉस्टल आईडी इनवैलिड देगा, तो वो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया कि हॉस्टल आईडी, आगे टेक्स्ट बॉक्स 6 को कॉल कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट, मतलब उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट होगा कि डज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये वाली आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसके अगेंस्ट डाटा अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद वही बटन 3 डिलीट के लिए लगाया है कि वो जब वो यूज़र डिलीट करेगा तो उसके अगेंस्ट डाटा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह फिर वो डाटा शो करवाने के लिए डाटा अडाप्टर लगाया है। डाटा अडाप्टर में सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो भी रूम है, जो भी मतलब कि टेबल है, उस टेबल का नाम यहाँ लिख देंगे। बाकी मतलब फंक्शनैलिटी सब फॉर्म्स में सेम है। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको समझाने लगा था वो पहले ये इसके बारे में बता चुका हूँ, टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि इंटर और लीव इवेंट के बारे में। बाकी इसमें मेरे ख्याल में कुछ समझाने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। और एक चीज़ आपको डिज़ाइन के बारे में बताता चलूँ, वो ये है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये हॉस्टल का टेबल ही ओपन कर लेता हूँ। अब हॉस्टल का टेबल ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये देखें मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, जो फर्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, जो सेकंड है टेक्स्ट बॉक्स 2 है। इस तरह मतलब कि ये मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं। अब एक काम मैंने ये किया है कि जैसे ये फॉर्म ओपन हो तो टैब इंडेक्स का मैंने एक काम किया। टैब इंडेक्स का ये होगा कि जैसे आप टैब का बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहला जो होगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में कर्सर मतलब कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक किया हुआ है, इसका मैं आपको टैब इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका मैंने टैब इंडेक्स 1 रखा हुआ है। इसी तरह जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसका टैब इंडेक्स 2 रख दिया है। टेक्स्ट बॉक्स 3 का टैब इंडेक्स 3 रख दिया है। तो इस तरह ये टैब इंडेक्स रख दिए हैं। जब भी आप किसी फॉर्म को ओपन करेंगे तो उसमें मतलब कि वो टैब होगा, आप टैब की प्रेस करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रन करके भी दिखा देता हूँ। अब देखें कि जब जैसे मेरा लॉगिन का फॉर्म ओपन हुआ है तो जो मेरा टैब है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में है इस वक्त, वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं टैब की प्रेस करूँ तो वो देखेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में चला गया है। इसी तरह मैं फिर दोबारा टैब की प्रेस की तो वो लॉगिन के बटन पर चला गया है। फिर एक बार और प्रेस की तो ये कैंसिल के बटन पे चला गया। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखें वो एप्लीकेशन क्लोज हो गई है। बाकी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताऊँगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आ गया होगा। बाकी प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।